हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आई किताब। आज की इस वीडियो में हम 24 अगस्त का द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं किस तरीके से इंडिया ने रिसेंटली यूक्रेन को विजिट किया है। सो ऑन द बिहाफ ऑफ इंडिया ऑब्वियसली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने अभी यूक्रेन को विजिट किया है और ये इंडिया का एक यूक्रेन को विजिट करना बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट है। बिकॉज अभी यूरोप में जिस तरीके से पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है उसको सॉल्व करने के लिए इंडिया का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक मेथड ये हो सकता है। अब देखो, रशिया यूक्रेन के वॉर को सॉल्व करने के लिए, इस कॉन्फ्लिक्ट को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अभी इंडिया ने रिसेंटली विजिट किया है यूक्रेन को। अगर आपको याद होगा तो लास्ट मंथ इंडिया ने रशिया भी विजिट किया था, यानी कि व्लादिमीर पुतिन से हमारे प्राइम मिनिस्टर मिले थे। सो दिस इज काइंड ऑफ अ स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग, जहाँ पर एक तरफ हम रशिया के साथ भी मिल रहे हैं, सेकंड हम यूक्रेन के साथ भी मिल रहे हैं, और दोनों को एक साथ लेकर आके हम एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे और फिर दोनों को बातचीत करने पर मजबूर कर सकते हैं, राइट। अब देखिए, मिस्टर मोदी रिसेंटली यूक्रेन के प्रेसिडेंट, जिनका नेम आपको पता होना चाहिए, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, उनसे भी रिसेंटली मिलते हैं और उन्होंने ये बताया कि इंडिया विलिंग है, मतलब इंडिया इस बात से रेडी है कि वो एक मीडिएटर का काम करना चाहता है रशिया और यूक्रेन के बीच में, मतलब दोनों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मिडल मैन का यहाँ पे काम करना चाहता है। और इंडिया ने ये भी बोला है कि इंडिया जो है यहाँ पर पीस के लिए स्टैंड लेता है, मतलब इंडिया यहाँ पे ना ही रशिया की तरफ है ना ही यूक्रेन की तरफ, रादर इंडिया पीस की तरफ है। मतलब जिस भी तरीके से रशिया और यूक्रेन के बीच का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं वो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी। इसके कारण अगर हम देखें तो दोनों ही कंट्रीज़ को यहाँ पर नेगोशिएशन टेबल पे लेकर आना वो भी इंडिया की सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है, राइट। इसके अलावा अगर आप देखो तो मोदी का जो विजिट है रिसेंटली यूक्रेन को, वो इंडिया के एक ब्रॉडर डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी का पार्ट है, जिसके तहत इंडिया जो है यूरोपियन और ग्लोबल पावर्स सबको एक साथ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया जो है इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर बनने की कोशिश कर रहा है, जहां पर इंडिया के साथ कंसर्न किया जाए हर एक इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक एफर्ट्स में, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स वगैरह में, राइट। और इन सब चीज़ों के कारण ये देखा जा रहा है कि इंडिया का जो रोल है वो ग्लोबल डिप्लोमेसी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। इंडिया एक स्ट्रॉन्ग एक कंटेंडर की तरह सामने होकर आया है, जो कि पीस और स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए अलग अलग तरीके से स्टेप्स लेता है। इसके अलावा अगर हम देखें यूरोप और वेस्ट का क्या रिएक्शन रहा है इस मोदी जी के विजिट से, तो ऑब्वियसली इसको एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप की तरह देखा गया है। बिकॉज यहाँ तक कि जो यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो भी ये चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए, राइट। तो वो भी इस बात से खुश है कि जो इंडिया है वो इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए पॉजिटिव स्टेप ले रहा है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ रहा है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको प्रॉपरली समझ आ गई है। लेट्स टॉक अबाउट किस तरीके से इंडिया और यूएस ने कुछ डिफेंस सप्लाई पैक्ट साइन किए हैं। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं मिस्टर राजनाथ सिंह, वो अभी 4 दिन के विजिट पे गए हैं यूएसए, और वहाँ जाकर उन्होंने 2 मेन एग्रीमेंट साइन किए हैं। पहले का नाम है सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट, जिसे हम सोसा कहते हैं, एंड सेकंड है मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट रिगार्डिंग द असाइनमेंट ऑफ लाइजन ऑफिसर्स। सो एक एमओए साइन किया है हमने लाइजन ऑफिसर्स के असाइनमेंट के लिए, और दूसरा हमने एक सप्लाई अरेंजमेंट के लिए एक सिक्योरिटी का पैक्ट साइन किया है। पहले समझते हैं सोसा क्या है। देखो, इंडिया और यूएस दोनों ही कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर एक दूसरे कंट्रीज़ को अगर कभी भी किसी भी समय में, भले ही वो पीस का समय हो या फिर वॉर का समय हो, अगर कोई भी डिफेंस की चीज़ चाहिए होगी, जैसे मान लो अगर यूएस को कुछ भी चाहिए होगा तो उसको इंडिया प्रोवाइड करेगा, और इंडिया कुछ भी चाहिए होगा तो इसको यूएस प्रोवाइड करेगा। ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, मतलब एक रैपिड प्रोक्योरमेंट होगा, मतलब बिना किसी डीले के किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत पड़ती है एक दूसरे कंट्रीज़ को तो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करना है। ध्यान रखना है ये पीस के टाइम में भी वैलिड है और ये इमरजेंसी के टाइम में भी वैलिड है। इसके अलावा एक प्रायोरिटी डिफेंस नीड्स सेटअप करने की बात की गई है। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि इंडिया है और इंडिया को मान लो मल्टीपल जगहों से यहाँ पर ऑर्डर आ रखे हैं और उसमें से एक ऑर्डर यूएस का भी आ रखा है, तो इंडिया बाकी सबको छोड़ करके सबसे पहले जो अपना ऑर्डर कंप्लीट करेगा वो यूएसए करेगा। इसका मतलब क्या है, ये एक प्रायोरिटाइज देना है एक दूसरे की कंट्री को, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे क्या होगा, जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस है, सप्लाई चेन इंटरप्शंस है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएंगी। इसके अलावा दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स हैं उसको और ज़्यादा बढ़ाना है और उसको फास्ट करना है, उसी चीज़ के लिए सोसा को साइन किया गया है। ना उसके अलावा एक मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट साइन किया गया है जहाँ पर असाइनमेंट ऑफ लाइजन ऑफिसर्स की बात की गई है। इसका मतलब क्या है, देखो सिंपल शब्दों में समझो कि जो इंडियन ऑफिसर्स हैं उनको डिप्लॉय किया जाएगा, मतलब उनको पोस्टिंग दी जाएगी यूएस के डिफरेंट कमांड्स में। मतलब अमेरिका के अंदर जो अलग अलग हेडक्वार्टर्स हैं, स्पेशली जो स्पेशल ऑपरेशन के हेडक्वार्टर्स हैं जो कि फ्लोरिडा यूएसए के अंदर प्रेजेंट है, वहाँ पर इंडियन ऑफिसर्स को डिप्लॉय किया जाएगा, वहाँ पर इंडियन ऑफिसर्स को भेजा जाएगा। क्यों भेजा जाएगा, ताकि दोनों कंट्री के बीच में जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है, जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है, उसको और ज़्यादा बेटर कर सके। दोनों ही कंट्री के बीच का जो ऑपरेशनल कोऑपरेशन है, मतलब दोनों ही कंट्री के ऑफिसर साथ में मिलकर काम करना सीख सके, इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पर इंडिया और यूएस ने ये पैक्ट साइन किया है।
ना ऑब्वियसली अगर दोनों ही कंट्रीज इस चीज़ को सही तरीके से इंप्लीमेंट करती हैं तो दोनों ही कंट्री का जो डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस है वो और बेटर हो जाएगा। दोनों के पास बहुत अच्छे अच्छे को प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, बिकॉज सेम टेक्नोलॉजी को दोनों साथ में मिलकर बना सकते हैं। इससे क्या होगा, दोनों ही कंट्री की जो पार्टनरशिप है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई। लेट्स टॉक अबाउट सेबी का एक डिसीजन। सेबी जो कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, उसने अभी रिसेंटली 25 करोड़ की पेनल्टी लगाई है अनिल अंबानी और 24 अदर लोगों पर। बेसिकली क्यों लगाई गई है? सेबी का मानना है कि जो रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड नाम की कंपनी है, इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ जो फंड डाइवर्जन हुए हैं, मतलब गलत तरीके से फंड्स का इस्तेमाल किया गया है। सो बेसिकली सेबी ने अनिल अंबानी के ऊपर 25 करोड़ की पेनल्टी लगाई है और साथ ही साथ उनको बार कर दिया, मतलब उनको बैन कर दिया है किसी भी टाइप के लिस्टेड कंपनी के साथ कोई भी डील रखने में। मतलब अगले 5 सालों तक वो किसी भी लिस्टेड कंपनी के साथ, मतलब कोई भी ऐसी कंपनी जो कि सेबी के साथ लिस्टेड है, उनके साथ कोई भी काम नहीं कर सकते। इसके अलावा वो ऐसे किसी भी जगह पर कोई भी की मैनेजरियल पोजीशन को भी नहीं रख सकते जो कि सेबी के साथ लिस्टेड है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ गए। सिंपल शब्दों में समझिए, कोई भी ऐसी कंपनी जो कि सेबी के साथ लिस्टेड है वो अगले 5 साल तक अनिल अंबानी के साथ काम नहीं कर सकती और ना ही अनिल अंबानी को अपने मैनेजर की पोस्ट पर रख सकती है कहीं पर भी। ठीक है, नाउ इनके ऊपर एलिगेशंस क्या लगे हैं कि अनिल अंबानी ने बेसिकली फंड्स का मिसयूज़ किया है। उन्होंने ये बोला कि हम कुछ फंड्स को जनरल पर्पस वर्किंग कैपिटल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक्चुअली उस फंड को ट्रांसफ़र कर दिया कुछ ऐसी एंटिटीज़ को जो उसके साथ रिलेटेड नहीं थे। ठीक है, और माना जा रहा है कि ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ का ये फंड्स था और मेजॉरिटी ऑफ द फंड्स इसमें से एनपीएस थे, मतलब कि उन्होंने बैंक से लोन लिया हुआ था और उस बैंक के लोन को अभी तक वापस नहीं किया था और उसी पर्टिकुलर पैसों को उठा करके वो इधर से उधर एक दूसरे को दे रहे थे, बट सही तरीके से वो मार्केट की स्टेबिलिटी के लिए काम नहीं कर रहे थे। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई। तो लेट्स टॉक अबाउट इंडिया का क्या एक्टिव रोल रहा है रशिया यूक्रेन के वॉर में। तो हम जानते हैं कि इंडिया की रिसेंट विजिट हुई है यूक्रेन में, उसके कारण इंडिया का जो अप्रोच है वो तो बहुत सामने दिख गया कि इंडिया जो है वो एक एक्टिव रोल प्ले करना चाहता है इस कॉन्फ्लिक्ट को फिनिश करने में। बट क्या क्या एक्टिव रोल्स हमने एग्जैक्टली लिए हैं? सबसे पहली चीज़ होती है डिप्लोमेटिक एफर्ट्स। इंडिया ने बहुत सारे डिफरेंट डिप्लोमेटिक एफर्ट्स लगाए हैं। इंडिया ने डायलॉग और कोऑपरेशन को प्रमोट करने की बात की है। इसके अलावा इंडिया ने पीसफुल रेजोल्यूशन को प्रमोट करने की बात की है, लेकिन पीसफुल रेजोल्यूशन किस तरीके से? थ्रू नेगोशिएशन एंड कॉन्वर्सेशन, मतलब बातचीत करके, ना कि हम किसी कॉन्फ्लिक्ट का रास्ता अपनाएं, ना कि हम कोई खून खराबा या फिर हार्ड पॉलिसी को यहाँ पर स्टार्ट कर दें। रादर यहाँ पर बात की गई है सॉफ्ट पावर को प्रमोट करने की। इसके अलावा इंडिया यहाँ पर डिफरेंट की प्लेयर के साथ इंगेज करता है। जैसे हम जानते हैं कि लास्ट मंथ जुलाई के अंदर हम रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन सर से मिले, अभी हम यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की सर हैं उनसे मिले अभी रिसेंटली। तो क्या शो करता है कि इंडिया दोनों तरफ से ही, जो दोनों ही पार्टी से कॉन्फ्लिक्ट की, दोनों से बात करके मीडिएटर बनने को रेडी है, दोनों ही साइड से बातचीत करके कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने को रेडी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इंडिया यहाँ पर मल्टीलेटरल समिट्स में भी जाता है जहाँ पर यूक्रेन के इशू को उठाया जाता है। अभी रिसेंटली मीटिंग्स हुई थी कोपेनहेगन के अंदर, जेदा जो कि सऊदी अरेबिया के अंदर है, रियाद में, बुर्गावुस्क में, राइट। इन सारे ही जगहों पर इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, यूक्रेन और रशिया के वॉर को फिनिश करने की बात की, राइट। सो ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर इंडिया ने बहुत ही स्ट्रांगली इस बात को रीइटरेट किया है कि ना ही हम रशिया की तरफ है, ना ही हम यूक्रेन की तरफ है, रादर हम पीस की तरफ है। सो दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पर एक पर्टिकुलर जो लीडर है वो पीस को प्रमोट कर रहा है, नॉट टेकिंग साइड्स। ठीक है, अब हम इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की बात करें तो इंडिया का अपना क्या फ़ायदा है? देखो, इंडिया का फ़ायदा यही है कि अगर ग्लोबल लेवल पे वॉर नहीं होंगे तो ग्लोबल लेवल पे स्टेबिलिटी होगी, ग्लोबल लेवल पे सिक्योरिटी होगी, एनर्जी क्राइसिस और इन्फ्लेशन का जो प्रॉब्लम है उसको हम कहीं ना कहीं सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा भारत जो है एक बैलेंस रिलेशन रखना चाहता है, एक तरफ रशिया के साथ और सेकंड तरफ वेस्टर्न कंट्री के साथ। और आप जानते हो वेस्टर्न कंट्री के साथ यहाँ पर यूक्रेन है राइट नाउ। सो अगर यूक्रेन के साथ हमारे रिलेशन अच्छे होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे रिलेशन ग्लोबल लेवल पर रिलेशन बैलेंस होने स्टार्ट हो जाएंगे वेस्ट के साथ, राइट। सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई है। लेट्स टॉक अबाउट कि इंडिया ने रिसेंटली जो यूक्रेन विजिट की है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, उन्होंने कुछ गिफ्ट दिए हैं और उस गिफ्ट का नाम है भीष्म क्यूब्स। भीष्म क्या है? भीष्म का फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर साल्वेजिंग हेल्थ एंड मैत्री क्यूब्स। ठीक है, सो बेसिकली क्या है, सिंपल वर्ड्स में समझो तो ये मोबाइल मेडिकल यूनिट्स है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कुछ मेडिकल एक वैन्स टाइप है जो कि ईजिली मूव कर सकती है, मतलब एक जगह से सेकंड जगह जा सकती है, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट जोन्स है, डिजास्टर एरियाज है, वहाँ पर जाकर जो घायल लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनको यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकती है जल्दी से जल्दी, राइट। बेसिकली इमरजेंसी सिचुएशंस को हैंडल कर सकती है। यहाँ तक कि जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स है, मतलब जो सर्जरी है, वो भी इस पर्टिकुलर वैन की तरह के अंदर हो सकता है। उनके अंदर ऑक्सीजन सपोर्ट दिया गया है, बहुत सारे ऑपरेशनल नीड्स के लिए काम की गई हैं यहाँ पर। नाउ यहाँ पर मेन एम ये है कि यूक्रेन के जो मेडिकल रिस्पॉन्सेस है उसको और ज़्यादा बेटर कर सके। जो भी घायल लोग हैं, जो इस पर्टिकुलर वॉर के कारण अलग अलग तरीक़ों से घायल हो गए हैं और जिनको इमीडिएट मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत है, जिनको इंजरीज और ट्रॉमा से बचने की ज़रूरत है, उन सब चीज़ों को यहाँ पर हेल्प की, मतलब उनको यहाँ पर हेल्प की गई है।
नाउ एक बार में ये पर्टिकुलर क्यूब जो है वो ऑलमोस्ट 200 लोगों का इमरजेंसी मेडिकल प्रोसीजर को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब एक साथ 200 लोगों को यहाँ पर वो देख सकते हैं। ये पोर्टेबल है ऑब्वियसली, तो एक जगह से सेकंड जगह कैरी करके लेके जाया जा सकता है, बहुत जल्दी उसको डिप्लॉय कर सकते हैं, बहुत जल्दी उसको इन ऑपरेशन लेके आ सकते हैं, राइट। अब देखो ये सब क्या शो करता है, ये सब शो करता है कि इंडिया अपना सॉफ्ट पावर इस्तेमाल कर रहा है। इंडिया हार्ड पावर की तरफ नहीं जा रहा है। इंडिया ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड कर रहा है, इंडिया मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, इंडिया अपने पोजीशन को एक इंपॉर्टेंट सॉफ्ट प्लेयर की तरह इमर्ज कर रहा है, सो दैट इंडिया को एक बिग ब्रदर की तरह देखा जाए, ना कि एक बुलीड ब्रदर की तरह देखा जाए। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, जहाँ हम चंद्रयान 4 के बारे में बात करते हैं। इसरो ने रिसेंटली रिलीज़ किया है कि उन्होंने चंद्रयान 4 का जो डिज़ाइन है उसको फाइनलाइज कर दिया है, जिसका मिशन 2027 में जाने वाला है। और इसका जो मिशन है, वंस अगेन चंद्रयान का मतलब है कि वो मून का मिशन होगा, लेकिन इस बार हमारा गोल थोड़ा डिफरेंट होगा। ऑब्वियसली हम मून के सरफेस पे जाके मून के सरफेस की स्टडी तो करेंगे ही साथ हम कुछ मून का रॉक और सॉइल सैंपल्स लेकर के वापस अर्थ पर आने की कोशिश करेंगे। नाउ इस मिशन में जो हमारा रॉकेट होगा उसके 5 डिफरेंट मॉड्यूल्स होंगे। नाउ इसमें से 2 मॉड्यूल्स जो होंगे वो ऐसे होंगे जो अपने स्पेसक्राफ्ट से डिटैच होकर के मून के सरफेस पे लैंड करेंगे, वहाँ से सैंपल्स उठाएंगे और वापस अर्थ की तरफ आएंगे। नाउ इन्हीं सैंपल्स का अर्थ में वापस आना जो है वो सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट है, बिकॉज अब तक हमने जितने भी मिशंस भेजे हैं वो सिर्फ 1 वे मिशन रहा है, मतलब अर्थ से जाकर के मून पे जाकर रुक जाता है, वापस नहीं आता है। हमें वहीं से इंफॉर्मेशन वो बेसिकली देता रहता है। चंद्रयान 1, 2, 3 जितने भी थे सबका एक मतलब मेन रोल यही था। बट इस बार जो हमारा मेन एम है वो ये है कि हमें अर्थ से मून पर भेजना है और फिर मून से वापस अर्थ पर लेकर आना है, सो दैट हमारा लूनर सैंपल वापस आ सके। यहाँ के जो इसरो के चेयरमैन है, जिनका नेम आपको पता होना चाहिए, मिस्टर एस सोमनाथ सर, उन्होंने भी ये बोला है कि जो चंद्रयान 4 है उसकी कैपेसिटी कंपैरेटिवली बेटर होने वाली है। और यहाँ पर बात की गई है डॉकिंग प्रोसीजर्स के बारे में। डॉकिंग प्रोसीजर्स का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे मान लेते हैं कि ये एक पर्टिकुलर स्पेसक्राफ्ट है और इसके मल्टीपल पार्ट्स हैं। जैसा हमने बात की, जो टोटल इसके 5 पार्ट्स होंगे और 5 में से 2 पार्ट्स जो हैं, सेकंड एंड थर्ड वाला, वो बेसिकली अपने आप को डिटैच करेगा, मून के उस पर जो सरफेस है उस पर जाएगा, वहाँ से सैंपल लेगा और वापस जाकर खुद को क्या करेगा, इस पर्टिकुलर सैटेलाइट के साथ वो करेगा, फिर से इस रॉकेट के साथ अपने आप को अटैच करेगा। इसी चीज़ को बोलते हैं डॉकिंग प्रोसीजर। मतलब कि अपने आप को सैटेलाइट से, अपने आप को रॉकेट से पहले ब्रेक करना, डिटैच करना और वापस जाकर फिर से खुद को अटैच कर लेना, उसको कहते हैं डॉकिंग करना। ठीक है, सो डॉकिंग करेंगे तभी हम वापस ऑब्वियसली अर्थ पर आ पाएंगे, राइट। सो यही यहाँ पर मेन एम है। और अगर हम इस चीज़ में सक्सेसफुल होते हैं तो ना सिर्फ इंडिया बट ओवरऑल जो ह्यूमैनिटी है उसकी भी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मून जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, जहां हम बांग्लादेश फ्लड्स के बारे में बात करते हैं। अगर आपने सोशल मीडिया को देखा होगा तो वहाँ पर लगातार बांग्लादेश फ्लड्स के लिए इंडिया को यहाँ पर ब्लेम किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इंडिया इज़ द मेन रीज़न जिसके कारण ये फ्लड्स आए हैं, बट द रीज़न इज़ नॉट ट्रू। दीज आर जस्ट बेसलेस र्यूमर्स। समझते हैं, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं मिस्टर एस जयशंकर सर, उन्होंने इस बात को क्लैरिफाई किया है कि जो फ्लड्स अभी बांग्लादेश में आए हैं, स्पेशली बांग्लादेश के ईस्टर्न पार्ट में आए हैं, उसका कोई मतलब लेना देना इंडिया से नहीं है। नो, सोशल मीडिया कह रही है कि जो त्रिपुरा है उसके ऊपर एक दम्बर डैम है, तो वो उनका कहना है कि जो दम्बर डैम है वहाँ से पानी रिलीज़ किया गया है सो दैट बांग्लादेश जानबूझ के पानी रिलीज़ किया गया है सो दैट बांग्लादेश के अंदर फ्लड्स आ जाए। बट द आंसर इज़ नो, ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कि जो त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर है उन्होंने भी इस बात को एम्फोसाइज किया है और इस रूमर्स को डिसमिस किया है कि ऐसा कुछ भी हुआ है। दम्बर डैम बेसिकली गुमती रिवर जो कि त्रिपुरा के अंदर है वहीं पर प्रेजेंट है और 1976 में ये पर्टिकुलर डैम फॉर्म हुआ था। इसकी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी जो है ऑलमोस्ट 116 मेगावाट्स के आसपास में है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, ये पर्टिकुलर डैम गुमती रिवर पे है और ये गुमती रिवर जो है बांग्लादेश में जाती है और आगे जाकर के मेघना रिवर जो कि बांग्लादेश की वन ऑफ द प्राइम रिवर्स है, जिसको इंडिया में हम गंगा रिवर कहते हैं, यही आगे जाकर मेघना बन जाती है और यही मेघना रिवर बांग्लादेश की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्स में से एक है। सो ऑब्वियसली अगर हम इस पर्टिकुलर डैम से पानी रिलीज करें तो वो पानी गुमती रिवर में जाएगा और ये गुमती रिवर जो है मेघना रिवर में जाएगा। सो ऑटोमेटिकली वहाँ पे फ्लड आने के चांसेस है, बट द आंसर इज इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं किया है। सो व्हाट आर द कॉजेज देन? कॉजेज है हैवी रेनफॉल। त्रिपुरा में बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण जो गुमती रिवर है उसके अंदर पानी का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया और पानी का लेवल गुमती रिवर में इंक्रीज़ होने के कारण वो पानी जो है वो कैरी फॉरवर्ड हुआ मेघना रिवर तक, जिसके कारण मेघना रिवर के आसपास के एरियाज में फ्लड्स आए हैं। मतलब इसमें इंडिया का कुछ भी लेना देना नहीं है। इंडिया ने यहाँ पर जानबूझ के कोई फ्लड्स क्रिएट नहीं किए हैं, रादर दिस वॉज जस्ट एन एक्ट ऑफ गॉड। ठीक है, दिस वॉज ए नेचुरल डिजास्टर जिसको अभी जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की ज़रूरत है। सो उम्मीद करता हूँ आपको आज का डिस्कशन प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ उसे मेंशन करें कमेंट बॉक्सेस में, मैं उसे जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको ये वीडियो प्रॉपर्ली समझ आई हो एंड ईजी टू अंडरस्टैंड लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।